नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 देखेंगे। इससे पहले हम सेट 1 देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है JCRT द्वारा जारी की गई है, जो कि प्रथम शब्दिक परीक्षा के लिए जारी की गई है, यानी कि टर्म 1 एग्जाम के लिए जारी की गई है। और इसी क्वेश्चन पैटर्न आधारित आपको टर्म 1 एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। जैसा कि इस बार सभी प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे, एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, और समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40, और प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। ठीक है, तो इस पेपर को लास्ट तक देख लीजिए। और यहाँ से आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को भी मिलेंगे। और इससे पहले साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश का, ऐसे इस चैनल में बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिए। ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको खंड क अपठित बोध से इस प्रकार का एक गद्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा निर्देश, यहाँ पर थोड़ा गलती से लिखा हुआ है ये सब। यहाँ पर लिखा रहेगा निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। इस प्रकार लिखा रहेगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा 1 से 5। 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो है आपको इस गद्यांश से जो है उत्तर देना है। तो एग्जाम में जो भी गद्यांश रहेगा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं तो इस गद्यांश को पढ़ लिया हूं, मैं डायरेक्ट जो है प्रश्न की ओर चलता हूं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है, प्रश्न संख्या 1 को ध्यान दीजिए। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? स्वावलंबन का क्या अर्थ है? दूसरे पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनाना, खुश नहीं रहना, दुख पीड़ा सहना। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा। जो भी गद्यांश रहेगा आपका, उस गद्यांश से जो है पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ न बनकर, निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वावलंबन का अर्थ है अपना सहारा स्वयं बनना, अपना सहारा स्वयं बनना। यह हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका परावलंबी कैसे लोग होते हैं? परावलंबी कैसे होते हैं? दूसरों पर आश्रित होते हैं या दूसरों पर आश्रित न रहने वाले, सुखी रहने वाले, अपना सहारा स्वयं बनने वाले। देखिए, परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। तो यहां पर हो जाएगा परावलंबी कैसे लोग होते हैं? दूसरों पर आश्रित। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? किसके अधीन बनकर रहते हैं? आश्रय देने वालों के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आश्रय देने वालों के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? परावलंबी, अभिमानी, अधर्मी या आत्मनिर्भर व्यक्ति। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है? ईश्वर के समान, पशु और कीड़े मकोड़े के समान, वीरों के समान या स्वावलंबी के समान। देखिए यहाँ पर व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखा करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तित्वहीन जीवन जो है पशु और कीड़े मकोड़ों के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका एक अपठित बोध से एक पद्यांश। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर
प्रश्न संख्या 6 से 10 तक, यहाँ पर हो जाएगा 6 से 10, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। जो भी पद्यांश रहेगा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं तो इस पद्यांश को पढ़ लिया हूँ, हो सके कि एग्जाम में इसी पद्यांश को भी एग्जाम में उठा दे, सेम टू सेम। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट जो है प्रश्न की ओर चलता हूं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है कि पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो परिश्रम नहीं करते। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत किया गया है जो बाधाओं से घबराते नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुख आने पर कौन घबराते नहीं? दुख आने पर कौन घबराते नहीं? जो मेहनती होते हैं, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो मेहनती नहीं होते हैं। दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? गिद्धड़ों का, सियार का, शेर का, रात दिन का। देखिए आपको इस पद्यांश से भी मिल जाएगा, मैं दिखा रहा हूं कहां पर लिखा हुआ है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, तो शेर हो जाएगा। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? शेर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ, कठिन परिश्रम करना, भूख शांत करना, गंभीर संकट में फंसना, कठिनाइयों को झेलना। देखिए यहाँ पर थोड़ा ये मैच हो रहा है कि कठिन परिश्रम करना और कठिनाइयों को झेलना दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, लग रहा है कि जैसे दोनों सही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दोनों को डाल दिया है, कठिन परिश्रम करना और कठिनाइयों को झेलना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को मैं टिक करता हूं, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ये भी थोड़ा मैच लग रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से कठिन परिश्रम करना, इसको करेक्ट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर शब्द का विलोम है। वीर शब्द का विलोम है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार होंगे, साहसी, कायर, हिम्मती, बहादुर। वीर का विलोम हो जाएगा आपका कायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ख से रहेगा व्याकरण, जो कि प्रश्न संख्या 11 से। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आप लोग अच्छे से ग्रामर बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। सकर्मक क्रिया देखिए जहां जिस वाक्य में कर्म होता है और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो होता है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर पूछा है कि सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए यहाँ पर रमा पत्र लिखती है, यहाँ पर कर्म है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी कर्म है। मैंने उसे पुस्तक दी, ये भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है सोहन देर तक सोता है, ये हो जाएगा आपका अकर्मक। यहाँ पर बोला है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बच्ची सो रही है। देखिए बच्ची जो है ना, ये संज्ञा है यानी कि कर्ता कह सकते हो, और यहाँ पर सोने का बात बोला गया है कि सो रही है, तो ये क्रिया है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया कह सकते हो, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बच्ची सो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आम का अनिकार्थी शब्द नहीं है? इस सिलेबस में जो है अनिकार्थी शब्द भी है, आप लोग भी जो है अनिकार्थी शब्द भी पढ़ लीजिएगा, समास पढ़ लीजिएगा, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि हो गया आपका वाक्य से है मिश्र वाक्य, जो भी सिलेबस में है आप लोगों का टॉपिक जो भी है, आप लोग जो है ग्रामर बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन आम का अनिकार्थी शब्द नहीं है? देखिए आम हम मामूली भी कह सकते हैं, आम मतलब आम का एक फल होता है, और आम मतलब साधारण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इमली। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका वैभव समास का उदाहरण, अब वैभव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस समास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई
विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समास है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा तत्पुरुष समास। आप लोग जो है समास को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधानाध्यापक का समास विग्रह होता है प्रधान है जो अध्यापक। किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा? जब बारिश होगी किसान हल चलाएंगे। दो साधारण वाक्यों को यहां पर जोड़ा गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अव्यय होता है। जब जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश होता है। तो हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा, जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा। आंधी आई और पानी वर्षा के बीच में क्या है? और है, तो और जो है आपका हो जाएगा अव्यय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कर्तृवाचक के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। कर्तृवाचक के वाक्यों में कर्ता की कार्य की प्रधानता होती है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियां सो रही है, लड़कियां सो रही है, यह वाच्य कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लड़कियां बोला है कि लड़कियां सो रही है, कौन सा रही है? लड़कियां। तो ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, खंड ग में रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश देखने को मिलेगा। जो भी पद्यांश रहेगा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है प्रश्न संख्या 21 से 24 तक, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 21 से 24 तक आपको जो है उत्तर देना है। प्रश्न 21 से लेकर 24 तक रहेगा आपका इस पद्यांश से। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। देखिए आप लोगों को जो है कैच करना है कि यह जो पद्यांश है किस कविता से ली गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो आप लोग जो है सभी कविता को जो है किताब में जितने भी मतलब कविता है सभी को पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को कैच करना है कि किस कविता से जो है इन पंक्तियां ली गई है, तो ये कैच करना है। तो आप लोग जो है कविता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर फसल हो जाएगा, फसल कविता से ली गई है। फसल किसका जादू है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल किसका जादू है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नदियों के पानी का जादू है, नदियों के पानी का जादू। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका है नदियों के पानी का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फसल किसका रूपांतर है? फसल किसका रूपांतर है, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ कर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए रूपांतर है सूरज की किरणों का, रूपांतर है सूरज की किरणों का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सूरज की किरणों का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, जल का, हवा का या हाथों का? चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, तो मिट्टी का गुणधर्म होगा, मिट्टी का। फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि प्रश्न है 25 नंबर में कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? आपको कैच करना है, उत्साह या कन्यादान या फसल या आठ नहीं रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उत्साह। आप लोग जो है सभी कविता को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह कविता में आए निदाग, निदाग, निदाग शब्द का क्या अर्थ है? निदाग मतलब होता है अत्यधिक गर्मी,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अत्यधिक गर्मी। सभी शब्दार्थ को भी पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ जो भी कविता के नीचे जो शब्दार्थ दिया रहता है वहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? कृष्ण को या कवि को या उद्धव को या ग्वालों को? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उद्धव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? कबूतर के समान या हारिल या मोर या बाज? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हारिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हारिल के समान। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। चलिए नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका एक गद्यांश। ठीक है, जो भी गद्यांश रहेगा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और प्रश्न संख्या आपका रहेगा यहाँ पर 29 से लेकर 32 तक। 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है एक गद्यांश। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है यहाँ पर कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, ये भी आपको कैच करना है। यानी कि आप लोगों को जो है सभी पाठ को पढ़ना है, नहीं तो कैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, यह कहानी, एक कहानी यह भी, लखनवी अंदाज। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि पान वाले के खुद के मुंह पान ठुसा हुआ है। तो ये जो गद्यांश है ना, नेताजी का चश्मा, इस पाठ से लिया गया है, नेताजी का चश्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप लोग देख लीजिएगा किताब में। पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा है? पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? पान ठूस रखा था, पान। पान वाला कैसा आदमी था? सुंदर और ईमानदार, काला मोटा, खुशमिजाज, देशभक्त और समझदार, देशभक्त और ईमानदार। पान वाला कैसा आदमी था? काला था, मोटा और खुशमिजाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन या हवलदार साहब या पान वाला या कोई नहीं? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैप्टन। देखिए नेक्स्ट रहेगा आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जैसे कि प्रश्न संख्या 33 में दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? कबीरदास जी को कहते थे, कबीरदास, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया था? पतहू की दूसरी शादी कराने का आदेश। पतहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार या दस्तकारी या खेती-बाड़ी या उद्योग? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका, गांव के लोगों का मुख्य धंधा था खेती-बाड़ी करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? एकलौता बेटा, याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? एकलौता बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से गद्यांश, जो कि प्रश्न संख्या 37 से 40 तक रहेगा। आप लोग जो है गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मैं तो पढ़ लिया हूं। मैं डायरेक्ट जो है प्रश्न की ओर चलता हूं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता लेखक को क्या सानकर खिलाती थी? दाल भात, चूड़ा दही, दही भात या दाल रोटी? तो क्या खिलाती थी? दही भात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दही भात। नेक्स्ट देखिए, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? बैठकर पढ़ो, सो जाओ, अब तुम राजा हो जाओ, खेलो, घर के बाहर मत जाओ, पढ़ो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। नेक्स्ट है, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? मोटर गाड़ी या गुड्डा गुड़िया या मिट्टी के खिलौने या काठ का घोड़ा? लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने जाते थे? काठ का घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस गद्यांश में जो है आपका आया है यहाँ पर मैना, कबूतर, हंस, मोर।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर। क्लियर है।